हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल महीने के थर्ड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 14 अप्रैल तक की जो करंट अफेयर्स है उसको 2 वीकली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया था। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी वीकली करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 15 से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आने वाले समय में कई सारे एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो सिंपली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो 2023 के अंदर जो मिस इंडिया प्रतियोगिता हुई है उसको जीता है नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राजस्थान की रहने वाली हैं और ये 2023 के अंदर मिस इंडिया चुनी गई हैं। यानी कि जो नेक्स्ट मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। नंदिनी गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर रही थी दिल्ली की श्रेया पूजा, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और एक चीज़ आपसे ये भी पूछा जाता है कि मिस इंडिया प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? तो 2023 के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मिस इंडिया प्रतियोगिता इस बार हुई है मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदर, जिसमें नंदिनी गुप्ता भारत की मिस इंडिया चुनी गई हैं और ये राजस्थान की निवासी हैं। दूसरे नंबर पर आई दिल्ली की श्रेया पूजा। खेलों में उनके योगदान के लिए केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पहली बार किसी व्यक्ति को डॉक्टरेट की उपाधि दी है और जिनको दिया गया है वो एक मशहूर धाविका हैं, उनका नाम है पीटी उषा। तो पीटी उषा जो है ये केरल की ही एक धाविका थी और अब तो ये राज्यसभा सदस्य हैं। और इसके अलावा जो भारत में भारतीय ओलंपिक संघ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसकी भी ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो खेलों में इनका जो योगदान रहा है उसके लिए ही इनको केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे अमीर कौन है? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर नाम की एक संस्था है और इसने हाल ही में भारत के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर उनकी लिस्ट बनाई है। तो इसमें पता चला है कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वो पूरे भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनकी कुल संपत्ति बताई गई है 510 करोड़ रुपए। भारत के दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री ही पेमा खंडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। और तीसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री। इसी तरीके से इस लिस्ट के अंदर भारत के 30 मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है, 28 तो राज्यों की, और जो दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान पर जो है वो है ममता बनर्जी, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी जो हैं उनकी संपत्ति 15 लाख रुपए है। इस तरीके से सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे कम है। यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देखेंगे कि जो नीचे से दूसरे नंबर पर हैं वो हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और इनकी कुल संपत्ति है 1.2 करोड़ रुपए। यानी कि भारत में 30 में से 29 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि करोड़पति हैं, सिर्फ ममता बनर्जी को छोड़ करके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। इनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। टाइम मैगजीन की 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय कौन हैं? तो टाइम मैगजीन ने हाल ही में 2023 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची निकाली है और इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही भारतीयों को शामिल किया गया है, जिनको आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। एक तो है भारत के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और दूसरे मशहूर फिल्म निर्माता एस राजामौली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, शाहरुख खान और एस राजामौली। एस राजामौली ने ही बाहुबली और आरआरआर मूवी जो हाल ही में चर्चा में रही थी उसको भी एस राजामौली ने ही बनाया था। तो इन दोनों लोगों को टाइम मैगजीन की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी हुई है उसमें भारत की तरफ से शामिल किया गया है। 18 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था पीएम मित्र योजना,
और इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत के अंदर कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने हैं। तो ये जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं, ये भारत के अलग-अलग राज्यों में बनेंगे। उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनाया गया है। यूपी के अंदर जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, वो लखनऊ और हरदोई जिलों के अंदर बनाया गया है। लखनऊ और हरदोई, ये जो दोनों जिले हैं, ये आपस में सटे हुए हैं। तो यहीं पर 1000 एकड़ की भूमि पर ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, वो फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूपी के मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? लखनऊ और हरदोई जिलों के अंदर। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कम्बम अंगूर जो है, ये उगाया जाता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु राज्य के अंदर जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पे कम्बम घाटी है। और कम्बम घाटी जो है, वो अंगूरों के उत्पादन के लिए ही फेमस है। इसी कारण से इस स्थान को दक्षिण भारत का अंगूरों का शहर भी बोला जाता है। तो कम्बम वैली में उगाए जाने वाले कम्बम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये जो कम्बम अंगूर है, इसको स्थानीय भाषा में कम्बम पनीर थ्रचाई भी बोला जाता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है एम.के. स्टालिन। और एम.के. स्टालिन की जो पार्टी है, उसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र खड़गम। हाल ही में किस अरब देश ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको शॉर्ट में यूएई कहा जाता है, ये एक मध्य एशिया का देश है। और इसने हाल ही में पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निपटने में हेल्प करने के लिए $1 बिलियन के वित्तीय सहायता की पुष्टि की है। तो यूएई जो है, वो पाकिस्तान को $1 अरब प्रदान करेगा। बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जियोस मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन अंतरिक्ष जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए बृहस्पति यानी कि जो जुपिटर प्लैनेट है, उसके मून्स की स्टडी की जाएगी। उसके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। तो इसको कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए ने लॉन्च किया है। हाल ही में इसको फ्रेंच गुयाना की एरियन 5 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया। और अभी तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया है। इसको 8 साल लगेंगे बृहस्पति तक पहुंचने में। तो ये 2031 के अंदर अपनी स्टडी शुरू करेगा। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जियोस मिशन का फुल फॉर्म भी है। इसका फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, यानी कि बृहस्पति ग्रह के जो बर्फीले सैटेलाइट्स हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत बृहस्पति के 3 सैटेलाइट्स का अध्ययन किया जाएगा। एक तो गैनीमेड, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का ही सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसके अलावा कैलिस्टो, और तीसरा है यूरोपा। तो बृहस्पति के इन्हीं तीनों नेचुरल सैटेलाइट्स की स्टडी करेगा जियोस मिशन, जिसको लॉन्च किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये अंतरिक्ष यान है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। और ये बृहस्पति के सैटेलाइट्स का अध्ययन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % की दर से बढ़ेगी? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट होने वाली है 5.9%। पहले IMF का अनुमान था कि 6.1% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अब इन्होंने अपने अनुमान को कम करके कर दिया है 5.9%। IMF की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। IMF की जो हेड हैं, वो एक महिला हैं और उनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो त्रिपुरा का जो उच्च न्यायालय है, उसके हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बदल गए हैं। इसके नए चीफ जस्टिस का नाम है अपरेश कुमार सिंह। तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब हो गए हैं अपरेश कुमार सिंह। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ये जयपुर के अंदर बेस्ड एक लघु वित्त बैंक है। तो जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, और इसके नए MD और CEO हाल ही में बन गए हैं संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल। 50 लाख से अधिक शेयरधारकों वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो देश की पहली कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स की संख्या 50 लाख हुई, वो है यस बैंक। यस बैंक जो है भारत की एक प्राइवेट बैंक है, और इसका मुख्यालय जो है
वो मुंबई के अंदर है। तो ये देश की पहली कंपनी बनी जिसके शेयर होल्डर्स की संख्या 50 लाख तक पहुंची। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से आपको सुनना है। सिपरी नाम की एक संस्था है जिसका मुख्यालय है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो संस्था है ये दुनिया भर में हथियारों के आयात और निर्यात पर नजर रखता है। तो सिपरी हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम होता है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किस कंट्री में सैन्य यानी कि सेना के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है। तो इसमें आपको पता है कि अमेरिका जो है वो अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है, तो इस साल भी अमेरिका ही टॉप पर है। फिर दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है रसिया और फिर चौथे नंबर पर आता है अपना भारत। तो सेना पर खर्च करने के मामले में भारत जो है वो दुनिया में चौथे स्थान पर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2022 में कौन कौन से देशों ने अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च किया है। तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है अमेरिका, जिसने अपनी सेना पर 870 अरब डॉलर खर्च किए हैं और ये पूरी दुनिया का 39% है। यानी कि पूरी दुनिया में मिलिट्री के ऊपर जितना भी खर्च होता है उसका 39% अकेले अमेरिका ही खर्च करता है। और ये आप देख सकते हैं 2022 में 0.7% अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है। फिर दूसरे नंबर पर सैन्य खर्च के मामले में जो देश है उसका नाम है चीन, तीसरे नंबर पर है रूस और चौथे नंबर पर है अपना भारत। तो भारत के बारे में स्पेशली आपको याद रखना है कि भारत ने 2022 के अंदर मिलिट्री के ऊपर 81.4 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जो कि भारत की जीडीपी का 2.4% कवर करता है। और पूरी दुनिया में जो मिलिट्री के ऊपर खर्च किया जाता है उसमें भारत का जो हिस्सा है वो है 3.6%। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि 2022 में भारत का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, रक्षा के ऊपर जो खर्च है वो 6% बढ़ गया है। 5वें नंबर पर सऊदी अरब है और 11वें नंबर पर ये मैं आपको स्पेशली दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो युद्ध के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूक्रेन है, यूक्रेन का जो मिलिट्री के ऊपर खर्च है वो 640% बढ़ गया है, 640%। और अभी के समय यूक्रेन जो है वो अपनी जीडीपी का 34% सिर्फ मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये डेटा याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने हेतु किस संस्था के साथ में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP जो है, इसी को हिंदी में विश्व खाद्य कार्यक्रम कहा जाता है और ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। तो हाल ही में भारत सरकार ने WFP के साथ में समझौता किया है ताकि अफगानिस्तान जो कि आज के समय खाद्य संकट का सामना कर रहा है, वहाँ के लोगों के लिए भारत सरकार 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेज सके। तो हाल ही में इसी के लिए WFP के साथ में समझौता किया गया है। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोंड पेंटिंग्स जो कि मध्य प्रदेश के अंदर गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाती हैं, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो गोंड जनजाति के द्वारा पारंपरिक रूप से बनाई जाती हैं और इन्हीं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। निम्न में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को हाल ही में भारत सरकार ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? तो भारत के अंदर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो महारत्न, सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं उनको महारत्न बोला जाता है। फिर होता है नवरत्न और उसके बाद होता है मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी 2 श्रेणियां हैं, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। तो अभी भारत की एक कंपनी है भारतीय सौर ऊर्जा निगम, इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की अगर हम बात करें, इसको बोला जाता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो अभी इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। 16 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने हाल ही में मुंबई के अंदर विजिट किया और वहां पे जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान होता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, वो 2022 के लिए प्रदान किया है डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण,
जिनको डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 16 अप्रैल 2023 को किस शहर से जय भारत सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की है? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में जय भारत सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की है कर्नाटक के कोलार से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को भी शुरू किया था। और आपको बता दूं कि हाल ही में राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई है। राहुल गांधी 2019 के अंदर केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, लेकिन हाल ही में विवादों के चलते इनकी जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। 5 से लेकर के 16 अप्रैल के बीच आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात इल्सा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो हाल ही में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जिसका नाम था इल्सा और इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथोनी अल्बनीज, जो कि मार्च महीने में भारत की यात्रा पर भी आए हुए थे। और आपको पता होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिछले साल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था। 17 अप्रैल 2023 को सोमनाथ मंदिर में सौराष्ट्र तमिल संगमम का शुभारंभ किसने किया है? तो सौराष्ट्र तमिल संगमम जो कार्यक्रम हाल ही में हुआ है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि सौराष्ट्र के लोगों और तमिल भाषी लोगों के बीच में जो पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किया गया था। तो ये कार्यक्रम गुजरात में सोमनाथ मंदिर में आयोजित किया गया था और इसका शुभारंभ किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम 10 दिनों तक आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का जो समापन समारोह हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे, यानी कि समापन समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। 17 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है ये देश भर के पंचायतों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और 2023 में ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा दिया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने 13 से लेकर के 19 अप्रैल के बीच निम्न में से किस शहर के अंदर एससीओ बाजरा खाद्य महोत्सव आयोजित किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष अपना भारत है और 2023 को भारत के ही प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो इसी कारण से हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच में बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लिए एक फेस्टिवल का आयोजन किया जिसका नाम था एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल। तो इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल जो है वो हाल ही में मुंबई के अंदर आयोजित किया गया भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन 17 और 18 अप्रैल को किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि संपीड़ित बायोगैस के ऊपर 2 दिनों का एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हाल ही में आयोजित किया गया है और ये इवेंट हुआ भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर 18 अप्रैल को किस शहर में खुला है? तो एप्पल कंपनी ने हाल ही में अपना पहला आधिकारिक जो रिटेल स्टोर भारत में ओपन किया है वो स्थापित किया गया है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर 20,000 वर्ग फुट के अंदर ये रिटेल स्टोर ओपन हुआ है और यहाँ पर एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आईपैड, आईफोन, एयरपॉड्स और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे और इन्होंने ही मुंबई के अंदर इस एप्पल रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो अमेरिका के अंदर जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक इंडेक्स पब्लिश किया है और इस इंडेक्स में बताया गया है कि साल 2022 के अंदर किन किन देशों के अंदर एआई क्षेत्र में कितना ज़्यादा निवेश आया है। तो इस मामले में जो भारत है वो 5वें स्थान पर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि किस कंट्री में एआई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश आया है। वो देश अमेरिका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट्स इन 2022। तो अमेरिका में एआई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश आया है। फिर दूसरे नंबर पर रहा चाइना, तीसरे पर ब्रिटेन, चौथे नंबर पर इजराइल और 5वें नंबर पर है अपना भारत। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में 2022 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में $3.24 बिलियन का निवेश आया है।
तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल 2023 को किन दो राज्यों ने अपने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये दोनों ही भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं और हाल ही में इन दोनों ही राज्यों के जो सीमा विवाद थे उनको सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपस में 804 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं और वहाँ पे 123 गांवों को लेकर के डिस्प्यूट था जिसको हाल ही में सुलझा लिया गया है। ये विवाद 1972 से ही चला आ रहा है और अभी जाकर के इसको सुलझाया गया है, जिसके लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में खबरों में रहा स्टारशिप रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है? तो स्टारशिप नाम का जो रॉकेट है ये स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी का रॉकेट है, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसी के मालिक हैं एलोन मस्क। तो एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स है उसका सबसे पावरफुल रॉकेट है स्टारशिप और इसी का हाल ही में पहली बार ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट किया जा रहा था, लेकिन ये विफल रहा है क्योंकि स्टारशिप जैसे ही लॉन्च हुआ अगले 4 मिनट के अंदर ही ये हवा में विस्फोट हो गया। तो स्टारशिप जो रॉकेट है ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, ये आपको याद रखना है। स्पेस एक्स के अन्य कई सारे रॉकेट्स हैं जैसे कि फाल्कन हैवी, फाल्कन 9 इत्यादि। 19 से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स का जो सम्मेलन होता है ये हर साल आयोजित किया जाता है और इसमें इंडियन एयरफोर्स के कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इस बार ये सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें भारत के जो CDS हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान वो भी शामिल हुए थे, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने वाले थे, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे जिसके चलते वो इसमें शामिल नहीं हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को किस शहर के अंदर पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में भारत के अंदर पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन किया गया है और ये हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्ष 2023 का सैन्य कमांडरों का पहला सम्मेलन 17 से लेकर के 21 अप्रैल के बीच किस शहर में आयोजित किया गया है? भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के कमांडर्स का जो सम्मेलन होता है ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। 2023 का जो हाल ही में पहला सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। एयरफोर्स के कमांडर्स का भी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और अभी आर्मी के कमांडर्स का सम्मेलन भी नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। हाल ही में किस देश का व्यावसायिक चंद्र लैंडर हकुतो आर चंद्रमा पर लैंड करने में विफल रहा? तो जिस तरीके से भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था और वो चंद्रमा पर लैंड नहीं कर पाया था, उसी तरीके से जापान की एक कंपनी ने पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया था जिसका नाम था हकुतो आर और ये हाल ही में चंद्रमा के ऊपर लैंड करने वाला था, लेकिन इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई जिसके चलते ये क्रैश हो गया। तो हकुतो आर जो है ये जापान का कॉमर्शियल लूनर लैंडर था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि इस हकुतो आर नाम के मून लैंडर के अंदर एक रोवर भी था जिसका नाम था राशिद रोवर और इस राशिद रोवर को बनाया था UAE कंट्री ने। जिस तरीके से ये जो UAE का ये पहला मून मिशन था और पूरे अरब जगत का ये पहला मून मिशन था, लेकिन क्योंकि हकुतो आर जो चंद्र लैंडर था वो ही यहाँ पर लैंड नहीं कर पाया तो उसके चलते राशिद रोवर जो है वो भी यहाँ पर विफल हो गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस मिशन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया है? तो प्रकाश सिंह बादल जो थे ये शिरोमणि अकाली दल पार्टी के एक नेता थे और ये पंजाब राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। सो ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भगवंत मान और ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई? तो एशिया लेवल पर जो बैडमिंटन की चैंपियनशिप होती है 2023 में उसका आयोजन किया गया है दुबई शहर में। यहाँ पे आप इसके लोगो में भी देख सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं जो दुबई है वो UAE कंट्री की राजधानी है और इस तरीके से ये पहली बार हुआ है जब बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप
किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में आयोजित की गई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या भारत ने कोई मेडल जीता है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि भारत ने, आप देख सकते हैं, मेंस डबल्स जो इवेंट हुआ है, पुरुष डबल्स, उसको जीता है। अलग अलग तरह के इसमें इवेंट हुए थे, जैसे कि पुरुष एकल, महिला एकल, ऐसे ही पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिश्रित डबल्स। लेकिन जो मेंस डबल्स का इवेंट हुआ है उसको भारत के खिलाड़ियों ने जीता है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, इन्होंने मलेशिया की जोड़ी को हराया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि पूरे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के आज तक के इतिहास में भारत ने पहली बार मेंस डबल्स का गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के अंदर भारत ने मेंस डबल्स का इवेंट जीता है। भारत की ये जो जोड़ी है, यानी कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने ही इस साल का स्विस ओपन जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी मेंस डबल्स का खिताब इन्होंने ही जीता था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा 15 अप्रैल को लॉन्च किया गया ताइफा 1 किस देश का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? तो ताइफा 1 नाम का जो सैटेलाइट है, ये अफ्रीकी देश केन्या का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसको हाल ही में केन्या ने स्पेस एक्स से लॉन्च करवाया है। स्पेस एक्स की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके मालिक हैं एलोन मस्क। तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से हाल ही में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ताइफा 1, और ये अफ्रीकी देश केन्या का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो ये धरती की निगरानी करने में काम आएगा और कृषि और अन्य क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। केन्या में एक महत्वपूर्ण संस्थान का हेडक्वार्टर भी है। केन्या की जो राजधानी है नैरोबी, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर के अंदर कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था कि देश भर में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो इन्हीं कॉलेजों की स्थापना के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 157। आपको यहाँ पर बता दूं कि इनमें से हर एक नर्सिंग कॉलेज को ओपन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर टोटल जो केंद्र सरकार खर्च करेगी वो 1,570 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1,570 करोड़ रुपए। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में वर्ष का लीडिंग टी20 क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? सबसे पहले आपको बता दूं कि विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक जो है ये एक क्रिकेट से रिलेटेड बुक होती है और इसको क्रिकेट का बाइबल भी बोला जाता है। साल भर की जो क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसके अंदर कवर की जाती हैं। तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023 जो है इसमें लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुषों में चुना गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। यानी कि 2022 के अंदर जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर रहे वो थे बेन स्टोक्स। इसी तरीके से लीडिंग क्रिकेटर इन वर्ल्ड वुमेन कैटेगरी में दिया गया है बेथ मोनी को, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया है सूर्य कुमार यादव को, जो कि भारत से हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा विजडन के द्वारा 5 सबसे बेस्ट जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया जाता है। तो इनमें आप देख सकते हैं किन 5 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें है हरमनप्रीत कौर का नाम। हरमनप्रीत कौर जो है ये भारत की इस समय जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन है और ये पहली भारतीय महिला है जिनको विजडन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि 2023 संस्करण में वर्ष का लीडिंग टी20 क्रिकेटर किसको चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत के सूर्य कुमार यादव। इसी तरीके से अगला सवाल पूछा गया है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं हरमनप्रीत कौर, जो कि इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएगा? तो हाल ही में भारत के जो केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो ब्रिटेन की यात्रा पर गए हुए थे और इसी दौरान इन्होंने अनाउंस किया कि भारत और ब्रिटेन मिल करके इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ब्रिटेन।
ये जो इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाया जाएगा, इसके जरिए भारत और ब्रिटेन दोनों ही कंट्रीज के अंदर नए और रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ऋषि सुनक, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीन के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन कौन बन गए हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इस बार की जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, उसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई और इसको जीत लिया है चीन के एक शतरंज खिलाड़ी ने, जिनका नाम है डिंग लीरेन। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि इससे पहले तक जो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हैं वो शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन थे, लेकिन इस बार मैग्नस कार्लसन की जगह डिंग लीरेन जो हैं ये वर्ल्ड चैंपियन शतरंज में बने हैं। और डिंग लीरेन ने किनको हराया फाइनल में? इन्होंने फाइनल में रूस के शतरंज खिलाड़ी को हराया, जिनका नाम है इयान नेपोमनियाची। तो ध्यान रखना है आपको, डिंग लीरेन जो कि चाइना के हैं, ये इस बार शतरंज के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और ये चीन के वैसे पहले पुरुष शतरंज खिलाड़ी बने हैं जिनको वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिला है। निम्न में से किस देश की सहायता से 2025 तक मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण किया जाएगा? तो मंगोलिया जो देश है ये आप सभी जानते हैं गोबी डेजर्ट के लिए फेमस है और ये देश चीन और रूस के बीच में पड़ता है। तो मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी जो है वो बनाई जा रही है भारत की हेल्प से। भारत इसके लिए हेल्प कर रहा है और 2025 तक मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाएगी। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल को किसका स्थापना दिवस होता है? हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल सन 1948 को। तो इस कारण से हाल ही में इसने अपना 75वां स्थापना दिवस यानी कि प्लेटिनम जुबली मनाया है। प्लेटिनम जुबली तब बोलते हैं जब किसी इवेंट के 75 साल पूरे होते हैं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 साल पूरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी पार्टी का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान योजना के कौन से चरण की शुरुआत की है? तो उड़ान योजना जो है यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना है, यानी कि भारत के रूरल एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में इसका 5वां चरण शुरू किया है, यानी कि उड़ान 5.0। उड़ान 5.0 की हाल ही में शुरुआत की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। 20 और 21 अप्रैल को राजस्थान के किस शहर ने 2 दिवसीय बाजरा उत्सव का आयोजन किया है? तो बाजरा यानी कि मिलेट्स के ऊपर एक महोत्सव का आयोजन किया गया था राजस्थान के जोधपुर में 20 और 21 अप्रैल को। तो राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किन देशों ने श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए समन्वय के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं के बीच में बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा करी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जापान, भारत और फ्रांस। तो भारत, जापान और फ्रांस एक साथ आए हैं ताकि जो मध्यम आय की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वहां पर जो भी ऋण संकट है उससे निपटने में उनकी हेल्प की जा सके। तो जापान, भारत और फ्रांस ने इसकी अनाउंसमेंट की है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का जो पड़ोसी देश श्रीलंका है इसके ऊपर 7 अरब डॉलर का बायलेटरल कर्ज है, जिसमें से 3 अरब डॉलर तो चाइना से है, इसके अलावा 2.4 बिलियन डॉलर पेरिस क्लब से है और भारत का भी है 1.6 बिलियन डॉलर भारत का भी कर्ज है। NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को क्या नाम दिया गया है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में जो रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है उस पर हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी और इन्हीं ट्रेन सर्विसेज को नाम दिया गया है रैपिड एक्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में ये जो रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये 82 किलोमीटर लंबा होगा और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। शतरंज के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यानी कि FIDE, इसने किस भारतीय कंपनी के सहयोग से वैश्विक शतरंज लीग शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? तो शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था FIDE ने हाल ही में एक भारतीय कंपनी के सहयोग से ग्लोबल चेस लीग की शुरुआत की है। ग्लोबल चेस लीग यानी कि वैश्विक शतरंज लीग। और
इसके लिए जिस कंपनी के साथ में समझौता किया गया है उसका नाम है टेक महिंद्रा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो भारत में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कर्नाटक राज्य को अवार्ड दिया गया है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक को यह अवार्ड दिया गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 224 है और यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव होंगे वो 10 मई को होंगे, बाद में 13 मई को रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। हाल ही में भारत के इस्पात मंत्रालय ने भारत इस्पात 2023 सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर के अंदर किया है? तो भारत के स्टील मिनिस्ट्री ने हाल ही में मुंबई शहर के अंदर भारत स्टील 2023 नाम से एक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन किया था भारत के इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि इसी वीडियो पर आधारित हैं और इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का खिताब किसने अपने नाम किया है? और दूसरा क्वेश्चन है भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर किस शहर के अंदर ओपन किया गया है? तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अप्रैल महीने के 3rd वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देना ना भूलें। और इसके बाद हम लोग 22 से लेकर के 30 अप्रैल की यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक की करंट अफेयर्स देखेंगे और फिर उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।